हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि घर खरीदने का सही समय क्या होता है। काफ़ी लोगों ने मेरे जब पिछले तीनों वीडियोस को देखा, काफ़ी लोगों ने बहुत सराहा। जो साइंस ऑफ हैप्पीनेस था, इन्वेस्ट एंड ग्रो और फैमिली इन्वेस्टमेंट बुक, ये वीडियोस बहुत लोगों ने लाइक किया, तो उसके लिए पहली बात तो थैंक यू। आज जिस क्वेश्चन पे मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है वो है रियल एस्टेट रिलेटेड, कि घर खरीदने का सही समय क्या है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने एक 8 से 10 FAQs या क्वेश्चंस बनाए हैं जिनका मैं आपको आंसर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो काफी लोगों ने मुझे पूछा है वो ये है कि होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट का ट्रेंड क्या है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो मैंने नोटिस किया है कि काफी लोग जो घर खरीदते हैं, मोस्टली 75 to 85% लोग होम लोन के लिए जाते हैं। मोस्टली जो मिड इनकम और स्मॉल इनकम सेगमेंट के घर होते हैं उसके लिए। अगर हम होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें इस वक्त, तो होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.5 से 6.6 या 6.7% तक है, डिपेंड ऑन योर सिबिल रेटिंग या आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसके हिसाब से। बट मैं एक चीज जो आपको बताना चाहता हूं कि होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त सबसे लोवेस्ट है। अगर आप लास्ट 25 से 30 साल का भी ट्रेंड देखें, इससे कम होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं थे। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है जो ड्राइव कर रहा है काफी लोगों को घर में निवेश करने के लिए या घर खरीदने के लिए। ट्रेंड कैसा होगा? होपफुली ये स्टेबल रहेगा और आगे भी मुझे नहीं लगता कि होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट जल्दी से 7% के ऊपर जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो काफी लोगों ने मुझे पूछा था वो ये था कि क्या वो घर खरीदे या रेंट पे रहे। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारा जो हाउसिंग डिमांड होता है वो आता है टीयर 1 सिटीज या टीयर 2 सिटीज या टीयर 3 सिटीज, जहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ज्यादा होता है। और खास करके जो यंगस्टर होते हैं वो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमें खुद का घर खरीदना चाहिए या हमें रेंट पे रहना चाहिए। तो इसका आंसर मैं दो तरीके से दूंगा। इंडिया में घर खरीदना एक सिंबल ऑफ एसेट भी होता है, स्टेबिलिटी भी होता है लाइफ में, और एक ग्रोथ को सिग्नल देता है। काफी लोग ये बिलीव करते हैं अगर उनका खुद का घर हो तो उनका एक स्टेटस सिंबल भी अच्छा होता है, जो बिल्कुल सही है और जिससे मैं सहमत हूँ। अब आप इसको फाइनेंशियली देखें। अगर आप रेंट पे रहना चाहते हो तो अगर आप रेंटल यील्ड्स देखेंगे तो वो 2% से 3% के बीच में है। रेंटल यील्ड्स क्या होता है? रेंटल यील्ड्स का मतलब है जैसे अगर आप किसी घर में रह रहे हो और उसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो सालाना रेंट होता है वो 2 से 3 लाख के बीच में होता है। अगर आप 2 से 3 लाख का मैं रेंट पकड़ू सालाना, इसका मतलब मंथली रेंट होगा आपका 20 से 25 हजार के बीच में। इसके विपरीत अगर मैं 1 करोड़ का घर खरीदना चाहूं ईएमआई लेके, और मैं एज्यूम करूं कि 85% में ईएमआई ले रहा हूं, तो समझो 85 लाख तक ईएमआई ले रहा हूं और 20 साल का लोन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5-7% के बीच में है, तो मेरा ईएमआई तकरीबन 60 to 70,000 के आसपास रहेगा। अगर आप मैथमेटिकली या फाइनेंशियली देखें तो 25,000 ईएमआई की रेंटल की जगह पे आप 60 to 70,000 का ईएमआई पे कर रहे हो। रेंटल एक सेंस में कमर्शियली वायबल लगता है, बट जैसे मैंने कहा ये इमोशनल क्वेश्चन है कि क्या मुझे खुद के घर में रहना है या मुझे रेंटल के घर में रहना है। बट ये ट्रेंड पिकअप हो रहा है, काफी लोगों ने इस मैथ्स को समझ लिया है और उन्हें ये लगता है कि इनिशियली या मैं रेंटल पे रहूं, अगर मुझे लॉन्ग टर्म रेंट मिल रहा है, मुझे 3-4 साल 5 साल के लिए अगर घर मिल रहा है और मैं किसी मेट्रो सिटी में काम कर रहा हूँ, तो मैं घर खरीदने की जगह रेंट पे रहूं, मैं सेम घर का बेनिफिट उठा सकता हूँ और जो मेरी ईएमआई है उसके मुकाबले मेरा रेंटल इनकम काफी कम होगा। काफी लोगों का ये भी जानना है कि क्या उन्हें कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या आपको ऑफिस स्पेस खरीदना चाहिए या रिटेल शॉप्स खरीदना चाहिए या मॉल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि अगर आपको कमर्शियल ऑफिस स्पेस खरीदना चाहिए तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे लास्ट 2 साल में, तो वैकेंसी रेट्स जो है वो ऑफिस में वो काफी ज्यादा थी, क्योंकि काफी लोगों ने वर्क फ्रॉम होम अडॉप्ट किया था, जो सही भी था। तो एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड देखेंगे तो कमर्शियल ऑफिस स्पेस अगले 2-3 साल तक मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर सप्लाई जोन में रहेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आई वुड एडवाइज नो। अगर आपका खुद का बिजनेस है और आपको ऑफिस स्पेस खरीदना है तो अगेन दिस इज द बेस्ट टाइम। जैसे मैंने कहा थोड़ा ओवर सप्लाई है तो आपको एक अच्छे रेट में आपको ऑफिस स्पेस मिल जाएगा।
ऑफिस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अगर आपको यही लगता है कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड में देखना चाहते हो और उसका रेंटल यील्ड कैसे होता है, जैसे मैंने बताया रेजिडेंशियल का रेंटल यील्ड जो होता है वो 2 से 3% होता है, बट ऑफिस का रेंटल यील्ड 8 से 9% होता है। तो अगर आप ऑफिस इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके पास अवेलेबल कैपिटल है और आप थोड़े दिन तक लो रेंट पे अगर आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, जैसे मैंने कहा थोड़ा ओवर सप्लाई है, बट लॉन्ग टर्म में आपको जो रिटर्न आएगा आपके इन्वेस्टमेंट को 8 to 9% तक आ सकता है, जो काफी सेविंग रेट से या जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे काफी अच्छा है, क्योंकि ये आपके पास हार्ड एसेट्स है। दूसरा सवाल ये है कि रिटेल मॉल में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा आंसर बिल्कुल ना है, बिकॉज जिस हिसाब से ट्रेंड है ऑनलाइन शॉपिंग्स का, बहुत सारे रिटेल मॉल्स आप देखोगे तो थियोरेटिकली मे बी दे मे नॉट एग्जिस्ट या उनमें बहुत चेंजेस होगा। हम सेक्टर में देख रहे हैं कि काफी जो बड़े बड़े मॉल्स है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज लोगों में एक ट्रेंड आ गया है ऑनलाइन परचेज का, और मॉल्स में लोग जा रहे हैं मोर टुवर्ड्स द एंटरटेनमेंट पार्ट ऑफ इट, कि आप पिक्चर देखने जाओ या आप वहां पे खाना खाने जाइए, बट एक एक्चुअल शॉपिंग जो कर रहे हैं काफी लोग ऑनलाइन ट्रेंड में जा रहे हैं। तो मॉल्स में तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का मैं अलाउ नहीं करूंगा या आपको सुझाव नहीं करूंगा। अगर आपको रिटेल शॉप खरीदना है तो आप कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी में जरूर खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके रेजिडेंशियल कॉलोनीज में या आपके कम्युनिटी विलेज में कहीं पे रिटेल शॉप्स अवेलेबल है, तो उसमें आप जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए और इन लॉन्ग टर्म वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। अगला क्वेश्चन जो काफी लोग जानना चाहते थे वो ब्रॉडली इस पे था कि हम लोग अगर होम लोन लेते हैं तो उसको क्या हम प्रीपेमेंट करें और प्रीपेमेंट करने से क्या फायदा है। मैं हमेशा कहता हूं इंडियन मेंटालिटी ये होता है कि बहुत सारी जो लोन्स होती है वो लोग लोन अपने ऊपर रखना नहीं चाहते, तो एक माइंडसेट होता है कि मेरे को लोन नहीं चाहिए, या फैमिली डिसाइड करती है अपना जल्दी से जल्दी लोन पे कर दे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की डेटा देखेंगे या आरबीआई की भी डेटा देखेंगे, जो भी लोग लोन लेते हैं, अगर आपने 20 साल का लोन लिया है तो अमूमन लोग 7 से 8 साल या 8 से 10 साल में उसको पे कर देते हैं। तो 50% से ज्यादा टाइम तक लोग अपने पास लोन रखते नहीं है, क्योंकि इंडियंस आर वेरी कॉन्शियस अबाउट, एक हमारी हैबिट बहुत अच्छी होती है सेविंग करने का, और दूसरा सभी लोग जो रिटेल जो होम लोन है उसमें लोगों का एक ट्रेंड होता है कि उन्हें डेट फ्री होना है। सो आई वुड एडवाइस कि अगर आपके पास सरप्लस इनकम डे वन से है तो आप प्रीपेमेंट कर सकते हैं। इनिशियली आप जितना ज्यादा प्रीपेमेंट करेंगे उतना आपका इंटरेस्ट कम लगेगा और आपका प्रिंसिपल पे ज्यादा डिडक्शन होगा, क्योंकि होम लोन में फॉर इनिशियल 5-6 ईयर्स आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, जो ईएमआई का, वो बहुत ज्यादा होता है, 90% प्लस होता है। तो अगर आप डे वन से थोड़ा ईएमआई ज्यादा भर सकते हैं तो आपका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो कम होने लगेगा, जो आपको लॉन्ग टर्म में एक काफी बेनिफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी ट्रेंड में है वो ये है कि क्या हम जॉइंट ओनरशिप प्रॉपर्टी खरीदे, जैसे हस्बैंड वाइफ मिलके खरीदे या अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ के साथ खरीदे या पेरेंट्स के साथ खरीदे। और दूसरा पार्ट ये है कि नॉमिनेशन का क्या मतलब होता है, जब हम नॉमिनी क्रिएट करते हैं अगर हमारे प्रॉपर्टीज पे, तो उसका क्या मतलब होता है। तो दोनों चीजों का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। पहला ये है कि अगर आप जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये हमेशा अच्छा है, अगर आप स्पाउस के नाम पे ले रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। नॉर्मली मैं आपको कहूंगा कि सिबलिंग्स के नाम पे, जैसे आपने ब्रदर्स के नाम पे लिया या कजिन्स के नाम पे लिया, तो वहाँ पे डिस्प्यूट होने के चांसेस हो सकते हैं, बट अगर आपने स्पाउस के नाम पे लिया तो डेफिनेटली जॉइंट इन्वेस्टमेंट अच्छा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ स्कीम्स है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें अगर किसी फीमेल मेंबर का नाम है तो उसमें आपको टैक्स इंसेंटिव्स या रिबेट भी मिलता है गवर्नमेंट से। तो जॉइंट ओनरशिप इज ऑलवेज प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ अगर इन्वेस्टमेंट की जानकारी आपके पूरे फैमिली को होगी, और इससे एक कलेक्टिव फैमिली इनकम भी आता है जिससे आपकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है। दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का था कि क्या नॉमिनेशन करने से क्या बेनिफिट होता है, तो मैं आपको एक इसको लीगल टर्म्स में पहले समझा सकता हूं कि नॉमिनी का मतलब क्या होता है। नॉमिनी बेसिकली होता है, जैसे अगर हमने फ्लैट खरीदा या अपने हाउसिंग सोसाइटीज में या शेयर सर्टिफिकेट में हम किसी को नॉमिनीज डिक्लेयर करते हैं, नॉमिनी या इवन बैंक अकाउंट्स में भी कभी हम नॉमिनीज को डिक्लेयर करते हैं। नॉमिनी का मतलब ये नहीं होता है कि वो उसके पास प्रॉपर्टी डायरेक्टली पास ऑन हो जाएगी आपके नहीं रहने पर। नॉमिनी इज ओनली अ कस्टोडियन ऑफ योर एसेट या कस्टोडियन ऑफ योर लाइबिलिटी। तो नॉमिनी का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्टली एसेट्स उसके पास चली जाएगी। एसेट को अगर आपको उसे देना है तो वो या तो आपके विल के थ्रू जाएगी या आपके सक्सेशन प्लान के या सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू जाएगी।
इनफैक्ट विल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको विल क्यों करना चाहिए। बट आंसरिंग कि क्या नॉमिनेशन करना चाहिए, नॉमिनेशन जरूर कीजिए, बट नॉमिनी खाली एक कस्टोडियन ऑफ योर एसेट्स है। अगर आपको लीगल ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो आपको विल करो या आप उसको एक सक्सेशन प्लानिंग करो। नेक्स्ट सवाल जो काफी लोगों ने मुझे पूछा है वो अगेन होम लोन से रिलेटेड है कि होम लोन का ईएमआई कितना होना चाहिए, और जब हम ईएमआई डिसाइड करें तो 2-3 पॉइंट्स क्या होने चाहिए ईएमआई डिसीजन लेते हुए। तो मेरा पहला सवाल ये है पहला उत्तर ये है कि अगर आपने मेरे पुराने दोनों वीडियोस भी देखे होंगे, इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी और फैमिली इन्वेस्टमेंट बुक, मैंने बहुत कैटेगोरिकली बोला था कि ईएमआई जो आपका होता है वो फैमिली इनकम जो आपकी होती है उससे 30% से ज़्यादा आपका होम लोन का ईएमआई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ डिफिकल्ट पीरियड्स आपको एक अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। तो अगर आपका 30% से कम आपका फैमिली इनकम या मंथली इनकम जो भी है उससे अगर आपका 30% के आसपास अगर ईएमआई होता है तो वो आपको एक स्टेबिलिटी देगा इन टर्म्स ऑफ योर रीपेमेंट शेड्यूल फॉर लॉन्ग टर्म्स। अब दूसरा, काफी लोग ने ये सोचते हैं कि जब वो ईएमआई डिसाइड करें तो क्या वो फ्यूचर अर्निंग्स को कंसिडर करें। मेरे हिसाब से फ्यूचर अर्निंग्स को कंसिडर मत कीजिए। अगर आप आज आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपीज है तो अगर मेरे फॉर्मूला के हिसाब से आप 15,000 तक ईएमआई भरिए, तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका इनकम हर साल 10% से ग्रो करेगा और मे बी 10 साल के अंदर आपका सैलरी 70, 80, 90,000 के आसपास हो जाएगा। काफी लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं जो गलत नहीं है, क्योंकि इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी लोग जॉब चेंजेस करते हैं और एक क्राइटेरिया रहता है कि मेरी सैलरी ग्रो होगी। बट मेरे हिसाब से ये रिस्की डिसीजन है जब आप होम लोन का डिसाइड करते हो, क्योंकि ये लाइबिलिटी है आपके ऊपर। आपको अपना प्रेजेंट इनकम के हिसाब से ही ईएमआई को डिसाइड करो। अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो आपके लिए एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी या बफर है, बट फ्यूचर इनकम के बेसिस पे प्रेजेंट ईएमआई को प्लीज कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि ये आप पे बहुत बड़ा बर्डन होगा, आपको मेंटली स्ट्रेसफुल होगा और आपको बार बार जॉब चेंज करने के लिए या ऐसे जॉब देखने पड़ेंगे जहां पे आपकी सैलरी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो, जो मे बी इस इकोनॉमी में सपोर्ट ना करे या मे बी आपकी इंडस्ट्री में जहां आप काम कर रहे हो वहां ऐसा ट्रेंड सपोर्ट ना करे। तो इसलिए प्रेजेंट ईएमआई का कंसिडरेशन होना चाहिए प्रेजेंट सैलरी। जो काफी लोगों ने मुझे पूछा है वो ये है कि क्या उन्हें लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ लैंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें टीयर 1 सिटीज या कोई जो सिटीज है उसके आउटस्कर्ट्स में जमीन लेनी चाहिए, चाहे वो टीयर 1 हो, टीयर 2 हो या टीयर 3 सिटीज हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये थॉट प्रोसेस होता है कि जब हम आउटस्कर्ट्स पे जमीन लेते हैं कि सिटी वहां पे ग्रो होगा और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फास्ट होगा। जैसे वहां पे नया कनेक्टिविटी, कहीं रोड, अगर वहां से कोई रोड पास हो रहा है या कोई नया एयरपोर्ट आने वाला है या मेट्रो कनेक्टिविटी एक्सटेंड होने वाली है, बहुत टाइम पे हमने देखा है कोई इकोनॉमिक ग्रोथ कॉरिडोर वहां पे क्रिएट हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या हमें उस जगह पे जमीन खरीदनी चाहिए एज एन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? मेरा आंसर होगा नो, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के आउटस्कर्ट्स में जाके जमीन खरीद ली है इन एन होप एंड एक्सपेक्टेशन कि जब सिटी ग्रो होगा, सिटी सेंटर और बढ़ेगा तो काफी लोग उस जगह पे जाएंगे और वहां पे रहेंगे और कनेक्टिविटी इंप्रूव होगा। बट जो गवर्नमेंट का पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है अनफॉर्चुनेटली वो इतना फास्ट नहीं होता है कि सिटी ग्रोथ में काफी लोग वहां जाके रहने लगे। सो ट्रेंड ये था कि अगर आप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो देखेंगे आज जो लैंड्स में हुए हैं, जो आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज में हुए हैं, वो प्रॉफिटेबल नहीं है। और इस सिचुएशन में काफी टाइम ये भी होता है कि जब आप जो लैंड खरीदते हैं उसकी टाइटल बराबर नहीं होती है, चाहे वो रोड वाइडनिंग में चला जाता है या गवर्नमेंट के किसी एक्विजिशन में चला जाता है। सो मेरा सजेशन होगा कि अगर आपको लैंड खरीदना है तो किसी कम्युनिटी विलेज का पार्ट लीजिए या किसी ओपन प्लॉट अगर आप ले रहे हैं जो लार्जर कम्युनिटी सेंटर का पार्ट है तो उसमें लीजिए। अदरवाइज एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी पे कृपया लैंड को मत लीजिए। फ्रेंड्स, काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें सेकेंड होम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर का रिवाइवल देखेंगे तो जो लार्ज सिटीज है, चाहे बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, कैलकाटा, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे या गुड़गांव, बहुत जगह पे हमने देखा है लास्ट 6 महीने में रियल एस्टेट सेक्टर का अच्छा रिवाइवल हुआ है। बट अगर आप डेटा देखेंगे और ट्रेंड देखेंगे तो जो ज्यादातर जो घर बिके हैं, एक तो वो स्मॉल टिकट साइज में बिके हैं या मिड टिकट साइज में बिके हैं, लग्जरी सेगमेंट में ज्यादा रिवाइवल नहीं आया है। सो अगर आप सेकेंड होम खरीदना चाहते हैं, सो फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट मेरा ये सजेशन है कि शायद आपको उतना रिटर्न्स ना आए जो आप सोच रहे हैं कि अगर आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा या प्रॉपर्टी प्राइसेस 4 से 5 साल में डबल हो जाएंगी,
तो वो ट्रेंड नहीं दिखता है। जो ये रिवाइवल है ये फर्स्ट टाइम बायर्स का है, जिन्हें घर खरीदने के लिए या जिन्हें घर में रहने की जरूरत है अभी इमीडिएटली, उनके लिए बहुत अच्छा ट्रेंड है। बट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मे बी आप अगर घर खरीदना चाहते हैं तो आपको एक लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा, मे बी 8 से 10 साल, जब आपको एक डिसेंट कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज्यादा मूव करेंगी। इसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये है कि जो डेवलपर साइड है उन्हें अभी भी इतने जल्दी लिक्विडिटी नहीं मिल रही है मार्केट से। सो बहुत सारा जो सेल्स हो रहा है वो प्री सेल्स पे हो रहा है, मतलब वो फ्लैट्स को बेच रहे हैं और वही पैसे से वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो एक लॉन्ग टर्म में अच्छा ट्रेंड है जिससे प्राइसेस स्टेबल रहेंगी। तो गुड पार्ट ये है कि प्राइसेस स्टेबल रहेंगी। बट अगर आप सेकेंड होम खरीदना चाहते हो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि होम लोन के रेट्स कम है। बट आपका जो रिटर्न्स है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए आपको शायद 8 से 10 साल रुकना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर बताया कि क्या ये घर खरीदने का सही समय है, क्या आप रेजिडेंशियल घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं या ऑफिस स्पेस में या रिटेल मॉल में, क्या आपको आउटस्कर्ट्स में लैंड लेना चाहिए, जॉइंट ओनरशिप या नॉमिनीज के क्या बेनिफिट हैं, होम लोन का ट्रेंड कैसा है, क्या आपको प्रीपेमेंट करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके और भी कोई कमेंट्स हैं या कोई सवाल है तो आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में सर्कुलेट कीजिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।